Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एड्यूशा। और फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं लेकर के फिजिक्स का एमसीक्यू, और ये पार्ट 4 रहने वाला है। आज मैं कवर करने वाला हूं 20 क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने 60 एमसीक्यूज कवर कर दिए हैं फिजिक्स के। अगर आपने अब तक नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ उसको पहले देख ले। और ये पार्ट 4 रहने वाला है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक कवर करने वाला हूं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सेवेडबर्ग यूनिट इज अ यूनिट ऑफ। सेवेडबर्ग नाम का एक यूनिट है, तो आपको बताना है कि ये किस चीज़ का यूनिट है। इससे हम लोग किस चीज़ को नापते हैं। ऑप्शन ए कंसंट्रेशन, बी साइज, सी डेंसिटी या फिर डी टाइम। तो फ्रेंड्स, सेवेडबर्ग यूनिट जो है, इससे हम लोग जो है टाइम को मेजर करते हैं। ये टाइम को नापने के लिए एक यूनिट है। देखिए, ए यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड्स। ये जो है 10⁻⁻13 सेकेंड्स के इक्वल होता है। और इसको जो है हम लोग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को बताने के लिए जो है यूज़ करते हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मतलब हुआ कि एक सॉल्यूशन में जो है सेडिमेंट होने में कितना टाइम लगता है, तो उसको जो है हम लोग इस यूनिट के ज़रिए से बताते हैं। और ये जो यूनिट है टाइम का, ये 10⁻⁻13 सेकेंड्स के इक्विवेलेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको नापने के लिए कोई भी यूनिट नहीं होता है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ऑप्शन बी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन सी टेंशन या फिर ऑप्शन डी प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए कोई भी यूनिट नहीं होता है। इसका रीज़न ये होता है कि ये जो है एक तरह का रेशियो है किस चीज़ का, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ अ गिवन रेफरेंस मटेरियल। यानी कि अगर इसको हम लोग देखना चाहें तो ये एक तरह से रेशियो है डेंसिटी का, किसी भी सब्सटेंस का, और डेंसिटी एक रेफरेंस मटेरियल का। यानी आपका ऊपर में भी डेंसिटी आ रहा है और नीचे वाला पार्ट भी डेंसिटी हो जा रहा है। तो इसलिए आपका सेम यूनिट होने की वजह से ऊपर और नीचे कैंसिल हो जा रहा है। इस वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, अ प्रोजेक्टाइल विल अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एट विच एंगल। एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हम लोग कौन से एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो जो है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को जो है अचीव कर सकता है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो एक प्रोजेक्टाइल है, उसको अगर हम लोग 45 डिग्री के हिसाब से जो है प्रोजेक्ट करेंगे तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को जो है कवर कर सकता है। देखिए, एक गेम जो है जेवलिन थ्रो, उसमें जो है एक खिलाड़ी दौड़ करके आता है और ये चीज़ को जो है फेंकता है। तो ये ट्राई करता है कि 45 डिग्री एंगल्स पे जो है इसको प्रोजेक्ट करे, इस चीज़ को जो है ऐसे 45 डिग्री पर जो है प्रोजेक्ट करे, ताकि जो है ये मैक्सिमम जो है डिस्टेंस कवर कर सके। तो इसलिए किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट करते अगर 45 डिग्री के एंगल से, तो वो जो है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है कवर कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर टू बॉडीज इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, वो दो बॉडी के बीच में जो होता है इनमें से किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए नेचर ऑफ द बॉडीज, ऑप्शन बी साइज ऑफ द बॉडीज, ऑप्शन सी नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द बॉडीज या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो इनमें से किसी भी चीज़ पर जो है डिपेंड नहीं करता है। देखिए, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो यूनिवर्स में हर जगह जो है कांस्टेंट होता है, चेंज कभी नहीं होता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द बॉडीज़, बॉडीज़ के इंडिपेंडेंट होता है। कैसा भी बॉडी हम लोग यूज़ कर ले,
वो इस पे डिपेंड नहीं कर सकता। साइज ऑफ द बॉडीज जो है वो छोटा है या बड़ा है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। एंड नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द बॉडीज के बीच में कौन सा मीडियम है, पानी है या हवा है, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जो है हम लोग यूनिवर्सल भी बोलते हैं। सो द वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द गिवन थिंग्स। Next question number 65. What will be the effect on the value of acceleration due to gravity at the poles if the rate of rotation of earth increases? देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, स्मॉल जी, उसका वैल्यू क्या होगा पोल्स पे अगर अर्थ जो है उसका रोटेशन इंक्रीज हो जाए। तो ऑप्शन ए नो इफेक्ट, ऑप्शन बी इट विल इंक्रीज, ऑप्शन सी इट विल डिक्रीज, या फिर ऑप्शन डी इट विल बिकम जीरो। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका होगा ऑप्शन ए नो इफेक्ट। अर्थ अगर इंक्रीज कर देगा रोटेशन तो इसके बावजूद भी पोल्स पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। देखिए इफ द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस एट ऑल द प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेप्ट एट पोल्स। यानी कि अगर अर्थ का रोटेशन बढ़ जाए, ठीक है, उसका अगर बढ़ जाता है स्पीड, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह जो है डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पोल एक ऐसा जगह है जहां पे वो चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66. What do we call the minimum velocity with which a body must be projected up so as to enable it to just overcome the gravitational pull? वो मिनिमम वेलोसिटी जिसके थ्रू अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो जो है इनेबल हो जाएगा ग्रेविटेशनल पुल को जो है जस्ट ओवरकम करने के लिए। इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मिनिमम वेलोसिटी को जिसके हिसाब से अगर फेंका जाए किसी भी चीज़ को तो वो जो है ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने में सक्सेसफुल रहेगा। ऑप्शन ए ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल वेलोसिटी, ऑप्शन सी एस्केप वेलोसिटी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस मिनिमम वेलोसिटी का नाम होता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से अगर किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को तोड़ते हुए चला जाएगा। तो इसका वैल्यू जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं वी जो है एस्केप वेलोसिटी √2gr या फिर 2gr पर पावर हाफ, और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. What is the property of matter by which a body tends to regain its original configuration after the removal of deforming force known as? देखिए अगर किसी भी मैटर को हम लोग जो है उसके ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज़ पर ताकि उसका जो है शेप एंड साइज जो है डिफॉर्म हो सके, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए प्लास्टिसिटी, ऑप्शन बी डक्टिलिटी, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी, या फिर ऑप्शन डी मैलिएबिलिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी जो उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है लेकिन उसके बावजूद जो है वो खुद के साइज को, शेप को, स्ट्रक्चर को जो है पहले की तरह रखने की कोशिश करता है, तो इसको हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ विच अ बॉडी टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड इट्स इलास्टिसिटी। ठीक है, यानी कि अगर कोई फोर्स हम लोग लगा रहे किसी भी बॉडी पर और फिर उस फोर्स को जो हम लोग हटा ले रहे हैं अगर वहाँ से, तो उस बॉडी में जो है पहले की तरह ओरिजिनल उसका शेप एंड साइज जितना रहेगा वो बॉडी उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा, यानी कि उसके अंदर इलास्टिसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। और प्लास्टिसिटी किसको बोलते हैं? इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि अगर किसी बॉडी पर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं और हटाने के बाद जो है वो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिसिटी। सपोज एक सॉलिड है, वुड है, उसको अगर हम लोग हिट करते हैं अपने हाथों से और हिट करने के बाद क्या होता है कि वुड का जो है शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है, वो पहले जैसा था बाद में भी वैसा ही है, तो वो हुआ इलास्टिसिटी। बट सपोज कि अगर एक पेपर है, पेपर में हम लोग फोर्स लगाए और पेपर फट गया, फिर फोर्स हटाने के बाद क्या होगा कि वो पेपर का तो साइज और शेप पहले की तरह नहीं रहा, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका प्लास्टिसिटी को बतला रहा है।
तो ये होता है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अ सैटेलाइट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सैटेलाइट के लिए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, इट इज़ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ऑप्शन बी, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर इट्स मोशन इन ऑर्बिट। ऑप्शन सी, इट सफर्स एन एक्सेलरेशन। या फिर ऑप्शन डी, इट मूव्स विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट सफर्स एन एक्सेलरेशन। ऐसा इसमें नहीं होता है क्योंकि देखिए सैटेलाइट इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। सैटेलाइट जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडी होता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर इट्स मोशन इन ऑर्बिट, और इसको मोशन करने के लिए ऑर्बिट में कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इट्स स्पीड इज़ कांस्टेंट, और इसका स्पीड भी जो है वो कांस्टेंट होता है। तो 3 ऑप्शन इस तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं और सही ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन सी, इट सफर्स एन एक्सेलरेशन। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा सैटेलाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड। इस किसी भी मैटर का फोर्थ स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। मैटर का 3 बेसिक जो स्टेट्स होता है, तो इसी तरह फोर्थ स्टेट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। डी, प्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर। देखिए, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। इन प्लाज्मा द मीडियम इज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन्स। यानी प्लाज्मा जो स्टेट होता है उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयोन्स रहता है। प्लाज्मा अकर्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ स्टार्स इंक्लूडिंग द सन। प्लाज्मा जो है वो एटमॉस्फेयर में रहता है, स्टार में, और जैसे कि सन में भी रहता है। एंड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स, और डिस्चार्ज ट्यूब्स में भी हम लोग प्लाज्मा को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, what will be the general value of angle of contact when the liquid does not wet the solid। देखिए, एक सॉलिड है, अगर उसमें हम लोग लिक्विड को रखते हैं और लिक्विड जो है सॉलिड को वेट अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, सॉलिड को वेट अगर नहीं कर रहा है, तो उसमें जो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनेगा। ऑप्शन ए एक्यूट, ऑप्शन बी ऑब्ट्यूज, ऑप्शन सी 0, या फिर ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो जितने भी लिक्विड्स होते हैं जो कि सॉलिड के सरफेस को वेट नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, when angle of contact is an obtuse angle, then molecules of liquids are attracted strongly to themselves and weakly to those of solid। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग मरकरी रखते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो जो है पूरी तरह उस कंटेनर को जो है वेट नहीं कर पाता है, भिगा नहीं पाता है। तो उस वक्त जो है उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट वहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी ऑब्ट्यूज होता है। और जो मरकरी है, मरकरी का आपस में जितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि वो खुद को इस तरह से अट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो सरफेस पर जा करके उस तरह से नहीं चिपकते जितने कि आपस में वो चिपक जाते हैं। इसलिए जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं। और जितने भी लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि सरफेस को जो है वेट कर देते हैं, जैसे कि वाटर, तो वो जो है आपका एक्यूट एंगल बनाएंगे, यानी लेस देन 90 डिग्री होगा। तो यही फ़र्क इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इनेबल्स अस टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ चॉक। इनमें से कौन सा ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो हम लोगों को इनेबल करता है कि ब्लैक बोर्ड में हम लोग चॉक के ज़रिए लिख सकें। तो वो कौन सा फोर्स होता है। ऑप्शन ए कोहेसिव फोर्स, ऑप्शन बी एडहेसिव फोर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं जब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में जो है अट्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। और जब किसी चीज़ का सिमिलर मॉलिक्यूल्स में जो है अट्रैक्शन होता है तो उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो बोर्ड में लिखने के लिए हम लोगों को चॉक का जो है बोर्ड में चिपकना ज़रूरी है, यानी बोर्ड का जो है चॉक के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग जो है लिखने के काबिल हो पाते हैं ब्लैक बोर्ड में। देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस।
डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग एडहेशन बोलते हैं, और जो फोर्स वहाँ पे काम करता है उसको हम लोग एडेसिव फोर्स बोलते हैं। और ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए जो चौक का यूज़ करते हैं उसमें हम लोग का एडेसिव फोर्स यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो उससे स्पीड ऑफ साउंड में क्या फ़र्क पड़ता है। ऑप्शन ए इट इंक्रीजेस, ऑप्शन बी इट डिक्रीजेस, ऑप्शन सी इट मे और मे नॉट इंक्रीज, या फिर ऑप्शन डी नो इफेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इट इंक्रीजेस। टेम्परेचर और जो है साउंड का स्पीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर और वेलोसिटी ऑफ साउंड या फिर साउंड का स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड जो है 331 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा के 22 डिग्री सेल्सियस कर दें तो वेलोसिटी ऑफ स्पीड अराउंड 344 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, Which of the following are generally used to reduce reverberation in an auditorium as sound absorbents? हम लोगों ने गौर किया है कि अगर कभी ऑडिटोरियम वगैरह जगह में अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है रिवर्बरेट होती है, यानी गूंजने लगती है। तो उस रिवर्बरेशन को रोकने के लिए हम लोग जनरली एक कुछ एब्जॉर्बेंट का यूज़ करते हैं जिससे कि आवाज़ जो है गूंज ना सके। तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, ऑप्शन बी रफ प्लास्टर, ऑप्शन सी ड्रैपरीज, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग इसका रिवर्बरेशन को कम करने के लिए किसी भी ऑडिटोरियम का इन तीनों चीज़ का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हम लोग कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड का भी यूज़ करते हैं, रफ प्लास्टर का भी यूज़ करते हैं, ड्रैपरीज का भी यूज़ करते हैं। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज मीन्ड बाय एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन अनचार्ज्ड एटम, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। देखिए, द एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर ऑफ ए केमिकल एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और इन एन अनचार्ज्ड एटम द एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक अनचार्ज्ड एटम में जिसपे कोई भी चार्ज ना हो, एक एटम पे जो अनचार्ज्ड हो, उसमें जो है एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना होगा उसका एटॉमिक नंबर भी उतना ही हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिनोट्स द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ दीज रेज हैव द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। इनमें से वो कौन सा रे ऐसा है जिसका सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है। तो ऑप्शन ए अल्फा, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी गामा, या फिर डी ऑल हैव द सेम। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो गामा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी गामा इज़ द करेक्ट आंसर। गामा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद जो है बीटा में पाया जाता है, उसके बाद जो है अल्फा में पाया जाता है। यानी सबसे कम पेनिट्रेशन पावर होगा अल्फा का, सबसे ज़्यादा होगा गामा का, और बीच में बीटा का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ दीज डायोड्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। इनमें से कौन सा डायोड ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करने के काम आता है। ऑप्शन ए फोटो डायोड्स, ऑप्शन बी लाइट इमिटिंग डायोड्स, ऑप्शन सी फोटो वोल्टाइक डिवाइसेस, या फिर ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लाइट इमिटिंग डायोड्स, जिसको हम लोग LED भी बोलते हैं। तो LED में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 AMU। इनमें से कौन सा चीज़ ऐसा है जो कि 1 AMU के इक्विवेलेंट होता है। ऑप्शन ए 1/12 ऑफ द मास ऑफ द हीलियम एटम, ऑप्शन बी 1/12 ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ऑप्शन सी 1/12 ऑफ द मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम, या फिर ऑप्शन डी 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन एटम का जो है 1/12 मास को जो है हम लोग 1 AMU बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, हाउ कैन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। एक मूविंग गैल्वेनोमीटर को जो है हम लोग किस तरह से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए बाय इंट्रोड्यूसिंग शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ऑप्शन बी बाय इंट्रोड्यूसिंग शंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, ऑप्शन सी बाय इंट्रोड्यूसिंग लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक लार्ज रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं जो कि सीरीज में हो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ए मूविंग coil galvanometer can be converted into a voltmeter by introducing a resistance of large value in series। यानी कि एक रेजिस्टेंस ऐसा लेंगे जिसका काफ़ी लार्ज वैल्यू हो और उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ जो है सीरीज में लगा देंगे तो वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का इसमें से कौन सा कमर्शियल यूनिट होता है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी kWh मीन्स किलो वाट आवर, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी एम्पेयर। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो है कमर्शियल यूनिट में यूज होता है इलेक्ट्रिक पावर का। देखिए, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर kWh विच इज कॉमनली नोन एज यूनिट। किलोवाट आवर को जो हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है और ऐसा यूनिट हम लोग देख सकते हैं पावर का जो है वो वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज। मिरर का पोल से लेकर के फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन बी फोकल लेंथ, ऑप्शन सी मिरर नंबर, या फिर ऑप्शन डी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोकल लेंथ। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये फोकस है और ये पोल है यहाँ पे। तो पोल से लेकर के फोकस तक का जो डिस्टेंस, इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। सो ये था आज का 20 क्वेश्चंस फिजिक्स का MCQs और आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय।